समुद्र के बीचों बीच बसे एक सुनसान आइलैंड पर तीन लोग फंस जाते हैं। एक पति, उसकी खूबसूरत पत्नी और एक अनजान आदमी। शुरुआत में तीनों साथ मिलकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं पत्नी अपने पति से छिपकर उस तीसरे आदमी के करीब जाने लगती है। और जब एक दिन उसके पति को इस सच्चाई का पता चलता है तो वह गुस्से में दोनों की जान का दुश्मन बन जाता है। अब सवाल यह है कि ये तीनों इस खतरनाक आइलैंड पर पहुंचे कैसे? इनके बीच आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या इनमें से कोई यहाँ से जिंदा वापस निकल पाएगा? ये जानने के लिए कहानी को शुरू से देखते हैं। कहानी क्रिसमस के समय कैरिबियन के एक पोर्ट से शुरू होती है। यहाँ जैक अपनी पत्नी जेनिफर और अपने दो दोस्तों बिल तथा गेल के साथ छुट्टियां मनाने आया था। जैक काफी अमीर बिजनेसमैन था और कंस्ट्रक्शन के काम से उसने बहुत पैसा कमाया था। इन चारों ने कुछ दिनों के लिए एक बड़ी प्राइवेट यॉट किराए पर ली थी। यॉट का कैप्टन गैरी रिचर्ड्स था और उसकी पत्नी मैगी भी इस सफर में साथ थी। मैनुअल इन वाटर्स को अच्छी तरह जानता था। उसे फिशिंग, डाइविंग और समुद्र के आसपास जिंदा रहने की कई प्रैक्टिकल चीजें आती थीं। जैसे ही जेनिफर और गेल की नजर मैनुअल पर पड़ती है, दोनों उसके अच्छे लुक्स पर ध्यान देती हैं। गेल मजाक में उसके साथ फ्लर्ट भी करती है, जबकि जेनिफर केवल उसे देखती है और फिर जैक के साथ बोट की तरफ बढ़ जाती है। तभी डॉक पर मरिया नाम की एक लोकल लड़की मैनुअल को रोक लेती है। मरिया उसकी गर्लफ्रेंड थी और वह उससे बहुत नाराज थी। वह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और चाहती है कि मैनुअल उससे शादी करे। मैनुअल उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और साफ कह देता है कि वह उससे शादी नहीं करेगा। दोनों के बीच तेज बहस और धक्का मुक्की होती है। जाते जाते मरिया केवल मैनुअल को ही नहीं बल्कि उसके साथ बोट पर जा रहे लोगों को भी चेतावनी देती है। बाकी लोग इसे एक पर्सनल फाइट समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मरिया की बात वहीं खत्म नहीं होती। मैनुअल के चले जाने के बाद वह उसके खिलाफ एक वूडू रिचुअल शुरू करती है। वह एक छोटी एफिजी तैयार करती है, जमीन पर निशान बनाती है और मैनुअल को सजा देने के इरादे से उस डॉल को अपने पास रख लेती है। यॉट समुद्र में निकल जाती है और शुरू के कुछ घंटे आराम से गुजरते हैं। जैक, बिल और गेल ड्रिंक्स लेते हुए बातें करते हैं। जैक पहले ही दिन से मैनुअल के साथ सर्वेंट जैसा व्यवहार करता है। वह बार बार उससे बियर, आइस और दूसरी चीजें मंगवाता है। मैनुअल काम तो करता है, लेकिन जैक का लहजा उसे पसंद नहीं आता। रात को जैक और जेनिफर अपने कैबिन में अकेले होते हैं। मैनुअल किसी काम से पास आता है और अंदर से आती आवाजें सुन लेता है। वह कुछ पल वहीं रुक जाता है। इसके बाद जेनिफर के प्रति उसकी अट्रैक्शन और साफ हो जाती है। अगली सुबह वह डेक पर जेनिफर और गेल के लिए ड्रिंक्स लेकर आता है। दोनों उससे सामान्य तरीके से बात करती हैं, लेकिन जैक नीचे से लगातार बियर मंगवा रहा होता है। जैक को लगता है कि पैसे देने के बाद क्रू को उसकी हर बात तुरंत माननी चाहिए। मैनुअल देर से पहुंचता है तो जैक सबके सामने उसका मजाक उड़ाता है। वह डॉक पर मरिया के साथ हुई लड़ाई का भी जिक्र कर देता है। मैनुअल पहले से परेशान था, इसलिए उसका गुस्सा बढ़ जाता है। कैप्टन रिचर्ड्स उसे अलग ले जाकर समझाता है कि जैक कस्टमर है और उसने इस ट्रिप के लिए बहुत पैसे दिए हैं। अगर मैनुअल यहाँ काम करना चाहता है तो उसे जैक की बातें सहनी होंगी। मैनुअल कहता है कि वह ऐसे आदमी की सेवा नहीं करेगा और उसी समय जॉब छोड़ने का फैसला लेता है। कैप्टन उसे अगले पोर्ट पर उतारने की बात कहता है। गुस्से में मैनुअल गैली से बाहर निकलते समय हाथ में पकड़ा कपड़ा नीचे फेंक देता है। वह कपड़ा सीधे जलते हुए स्टोव पर गिरता है। किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता और कुछ ही मिनटों में गैली के अंदर आग फैलने लगती है। ऊपर डेक पर जैक और बिल फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी यॉट के अंदर से धुआं निकलता दिखाई देता है। कैप्टन नीचे जाकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम्स बहुत तेजी से फैल चुकी थीं। रेडियो से मदद मांगने की कोशिश भी फेल हो जाती है। कैप्टन सभी को लाइफ जैकेट्स पहनकर लाइफ बोट्स में बैठने का आदेश देता है। जैक को यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी यॉट को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही पलों में आग फ्यूल तक पहुंच जाती है। सभी लोग जल्दी जल्दी अलग लाइफ बोट्स में उतरते हैं। पीछे यॉट पूरी तरह जल रही थी। रात होते होते वेदर भी खराब हो जाता है। एक बड़ी वेव जेनिफर की लाइफ बोट पलट देती है। वह लाइफ जैकेट के सहारे पानी पर टिके रहने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे बाकी लोगों की आवाजें गायब हो जाती हैं। काफी देर समुद्र में तैरने के बाद जेनिफर को दूर जमीन दिखाई देती है। वह अपनी बची हुई ताकत लगाकर उसी तरफ बढ़ती है और सुबह होने से पहले एक छोटे आइलैंड के किनारे पहुंच जाती है। वह पूरी तरह थक चुकी थी, फिर भी जैक को पुकारते हुए बीच पर आगे बढ़ती है। पानी के पास उसे कैप्टन रिचर्ड्स का शरीर दिखाई देता है। जेनिफर उसे बाहर खींचकर सांस देने की कोशिश करती है। तभी मैनुअल भी समुद्र से निकलकर वहां पहुंच जाता है। वह कैप्टन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिचर्ड्स की मौत हो चुकी थी। जेनिफर की पहली चिंता जैक थी। वह मैनुअल से पूछती है कि क्या उसने उसे या किसी दूसरे व्यक्ति
व्यक्ति को देखा है, लेकिन मैनुअल ने किसी को नहीं देखा था। दोनों कैप्टन के शरीर को रेत में दफना देते हैं। उनके पास टूल्स नहीं थे, इसलिए वे हाथों और लकड़ियों की मदद से ग्रेव तैयार करते हैं। उसी शाम फिर बारिश शुरू हो जाती है। जेनिफर ठंड से कांप रही थी और उनके पास आग जलाने का कोई साधन नहीं था। मैनुअल बड़े पत्तों के नीचे थोड़ी जगह बनाता है और दोनों वहीं रात बिताते हैं। शरीर की गर्मी बचाने के लिए उन्हें पास बैठना पड़ता है। जेनिफर को यह अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन उस समय उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। अगली सुबह मैनुअल साफ कहता है कि रेस्क्यू आने में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि किसी को यह नहीं पता कि उनकी लाइफ बोट किस दिशा में बहकर आई है। जेनिफर को लगता है कि सर्च टीम जल्दी उन्हें ढूंढ लेगी, लेकिन मैनुअल केवल उम्मीद के भरोसे बैठने के लिए तैयार नहीं था। वह आइलैंड के अंदर जाकर पानी और खाने की तलाश करता है। वहाँ उसे कोकोनट्स, कुछ एडिबल प्लांट्स और फ्रेश वाटर जमा करने की जगह मिल जाती है। मैनुअल के पास एक नाइफ और स्विमिंग गॉगल्स भी थे, जो एक्सीडेंट के समय उसके साथ रह गए थे। इन्हीं चीजों की मदद से वह फूड जुटाने और शेल्टर बनाने का काम शुरू करता है। लकड़ियों और पाल्म लीव्स से एक छोटी हट तैयार होती है। मैनुअल बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक बेसिक रिजर्वायर भी बना देता है। दिन भर काम करने के बाद जेनिफर के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। शाम को मैनुअल उसे समुद्र में नहाने के लिए कहता है, ताकि सॉल्ट वाटर से उसे कुछ राहत मिले। जेनिफर अपने कपड़े उतारने में हिचकती है, लेकिन मैनुअल कहता है कि गीले कपड़ों में सोना और मुश्किल होगा। वह दूसरी तरफ देखने का वादा करता है। पानी में दोनों की बातचीत मरिया पर आ जाती है। जेनिफर पूछती है कि डॉक पर हुई लड़ाई की असली वजह क्या थी। मैनुअल बताता है कि मरिया प्रेग्नेंट होने का दावा कर रही थी और शादी चाहती थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। जेनिफर उसके व्यवहार पर सवाल उठाती है। बात बढ़ते बढ़ते दोनों की बहस हो जाती है। रात में दोनों एक ही शेल्टर में अलग अलग तरफ सोते हैं। मैनुअल माहौल को सामान्य करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जेनिफर भी उससे कहती है कि वह लगातार लड़ना नहीं चाहती। वह मैनुअल से उसे सेन्योरा कहने के बजाय जेनी कहने को कहती है। इसी के साथ दोनों के बीच पहली बार थोड़ी दोस्ती बनती है। मैनुअल रीफ पर लॉबस्टर पकड़ने निकलता है। पानी के नीचे उसे एक आदमी चट्टानों के बीच फंसा दिखाई देता है। वह पास जाकर देखता है तो वह जैक था। जैक जिंदा था, लेकिन बेहद कमजोर और आधी बेहोशी की हालत में था। मैनुअल उसे रीफ से निकालकर किसी तरह आइलैंड तक लाता है। जेनिफर अपने पति को देखकर रो पड़ती है। 2 दिनों से उसे लग रहा था कि जैक मर चुका है। वह उसे पानी पिलाती है और शेल्टर में आराम करने देती है। जैक ठीक से याद नहीं कर पा रहा था कि स्टॉर्म के बाद क्या हुआ। बिल और गेल के बारे में पूछे जाने पर वह बात करने से बचता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसने उनके साथ कुछ बुरा होते देखा था। जैक के आने से जेनिफर को राहत मिलती है, लेकिन मैनुअल के चेहरे पर अलग भाव थे। उसने जेनिफर के साथ 2 दिन अकेले बिताए थे और अब वह उसे केवल यॉट के मालिक की पत्नी की तरह नहीं देख रहा था। फिर भी उसने जैक की जान बचाई थी और शुरुआत में वह दोनों की मदद जारी रखता है। अगली सुबह जैक अपने पास बचे मेटल लाइटर से आसानी से फायर जला देता है। मैनुअल और जेनिफर इतने समय से आग के बिना थे, इसलिए दोनों हैरान रह जाते हैं। जैक मजाक में कहता है कि उसने स्टिक्स रगड़कर आग बनाई है, लेकिन जल्दी ही लाइटर दिखा देता है। जैक को शेल्टर, वाटर रिजर्वायर और फूड देखकर पता चलता है कि मैनुअल ने काफी काम किया है। जेनिफर उसकी तारीफ करती है और बताती है कि मैनुअल ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। जैक इस बात का भी मजाक बनाता है। उसे मैनुअल की मदद के लिए थैंकफुल होना चाहिए था, लेकिन उसके मन में पहली रात से ही शक पैदा हो चुका था। जैक पूछता है कि पिछले 2 दिनों में जेनिफर और मैनुअल एक ही हट में कैसे रहे। जेनिफर समझाती है कि वे केवल जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैक के दिमाग में अब जेलसी और सस्पिशन दोनों बैठ चुके थे। कुछ देर बाद मैनुअल रीफ पर फूड लेने जाने वाला होता है। जैक जानबूझकर जेनिफर को उसके साथ भेज देता है। रीफ तक पहुंचकर मैनुअल जेनिफर को कॉरल से दूर रहने की चेतावनी देता है। वह गहरे पानी में उतरकर लॉबस्टर पकड़ता है। जेनिफर पहली बार देखती है कि वह करीब 40 फीट नीचे तक आराम से डाइव कर सकता है। वहां एक शार्क भी घूम रही थी, लेकिन मैनुअल जानता था कि उससे कैसे दूरी रखनी है। पानी में जेनिफर को जेलीफिश स्टिंग कर देती है। मैनुअल उसे बाहर लाकर दर्द कम करने का लोकल तरीका बताता है। यह सिचुएशन ऑकवर्ड जरूर होती है, लेकिन इससे दोनों के बीच दूरी थोड़ी कम हो जाती है। जब वे वापस कैंप पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जैक ने कैप्टन रिचर्ड्स की ग्रेव खोद दी थी। उसके पैर घायल थे और सिर धूप में जल रहा था, इसलिए उसने कैप्टन के शूज और हैट निकाल लिए थे। साथ में उसने कैप्टन का नाइफ और कुछ सिगार्स भी ले लिए। जेनिफर को उसका डेड बॉडी खोदना बहुत गलत लगता है, लेकिन जैक कहता है कि मरे हुए आदमी को इन चीजों की जरूरत नहीं है। जैक ने शेल्टर पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। वह मैनुअल से कहता है कि वह हट और किनारे पड़ी डिंगी में से कोई एक जगह चुन ले। मैनुअल झगड़ा बढ़ाने के बजाय अलग रहने का फैसला करता है। अब आइलैंड पर एक ही ग्रुप के अंदर 2 कैंप्स बन जाते हैं। जेनिफर अपने पति से कहती है कि मैनुअल ने दोनों की
जान बचाई है और कम से कम उसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जैक जवाब में फिर पूछता है कि 2 दिनों में उनके बीच क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर जेनिफर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मैनुअल भी अब खुलकर कह देता है कि वह जेनिफर की तरफ अट्रैक्टेड है। वह मजाक में कहता है कि जब जैक पहले से अफेयर का आरोप लगा रहा है तो बिना कुछ किए ब्लेम लेने का क्या फायदा। जेनिफर उसे ऐसी बात दोबारा न करने को कहती है, लेकिन मैनुअल साफ बताता है कि वह मजाक नहीं कर रहा। रात के खाने के समय जैक कैप्टन से लिया नाइफ दिखाता है। अब जैक और मैनुअल दोनों के पास हथियार थे। जेनिफर बात संभालने के लिए मैनुअल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जिक्र करती है, लेकिन जैक उसे फिर नीचा दिखाता है। मैनुअल का पेशेंस खत्म हो जाता है। दोनों के बीच खुली बहस शुरू हो जाती है। जैक उसे अपनी पत्नी से दूर रहने को कहता है। मैनुअल जवाब देता है कि इस आइलैंड पर जैक के पैसे की कोई वैल्यू नहीं है और वह खुद खाना तक नहीं जुटा सकता। जैक धमकी देता है कि मेनलैंड वापस पहुंचते ही वह मैनुअल की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैनुअल कहता है कि तब तक जैक को जिंदा रहने के लिए उसी पर डिपेंड करना पड़ेगा। जैक किनारे से छोटे सी क्रीचर्स पकड़कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें देखते ही जेनिफर का मन खराब हो जाता है। खुद जैक भी कुछ बाइट लेने के बाद उल्टी कर देता है। इसके बावजूद वह मैनुअल के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं था। भूख बढ़ने पर जेनिफर चुपचाप मैनुअल के कैंप में जाती है। मैनुअल उसे कुक्ड फिश और जूस देता है। मैनुअल वादा करता है कि वह जैक को कुछ नहीं बताएगा। इसी दौरान वह जेनिफर को किस करने की बात भी कहता है। जेनिफर उसे छोटा सा किस देती है, फिर कुछ फूड अपने लिए लेकर वापस चली जाती है। जैक को उसके मुंह और हाथों से पता चल जाता है कि उसने फिश खाई है। जेनिफर पहले झूठ बोलती है, फिर मानती है कि उसने मैनुअल से फूड लिया था। जैक सबके सामने मैनुअल को पुकार कर पूछता है। मैनुअल कहता है कि जेनिफर को चोरी करने की जरूरत नहीं, वह मांगेगी तो उसे खाना मिल जाएगा। यह जवाब जैक को और भड़काता है। जैक कुछ पॉइजनस येलो फिश पकड़े बैठा था। मैनुअल दूर से चेतावनी देता है कि उन्हें नहीं खाना चाहिए, लेकिन जैक उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। दोनों कैंप्स के बीच अब हर छोटी चीज कंपटीशन बन चुकी थी। जैक अपनी फायर जलाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे मैनुअल के कैंप में भी आग दिखाई देती है। उसे लगता है कि मैनुअल ने उसकी फ्लेम या लाइटर चुराया है। गुस्से में वह वहां जाकर मैनुअल की फायर बुझा देता है और उससे लड़ने लगता है। मैनुअल कहता है कि उसने अपनी आग खुद जलाई थी, लेकिन जैक सुनने को तैयार नहीं होता। लड़ाई में जैक यह आरोप भी लगा देता है कि यॉट में आग मैनुअल ने लगाई थी। उसके हिसाब से मैनुअल नीचे मौजूद था और उसी समय फायर शुरू हुई। मैनुअल पूछता है कि क्या जैक सच में मानता है कि उसने केवल जेनिफर के साथ आइलैंड पर फंसने के लिए पूरी यॉट जला दी। जेनिफर दोनों को अलग करती है, लेकिन अब उनके बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। जैक जाते समय मैनुअल की पकड़ी हुई फिश उठा लेता है। मैनुअल उसे जाने देता है क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन जैक के पास फिर कुछ नहीं होगा। जेनिफर अपने हस्बैंड के साथ वापस जाती है, मगर अब वह उससे पहले जैसी सहज नहीं थी। अगली सुबह जैक चुपके से मैनुअल के स्विमिंग गॉगल्स लेकर रीफ पर चला जाता है। गॉगल्स ही मैनुअल के लिए अंडर वाटर फिशिंग का सबसे जरूरी सामान थे। उन्हें गायब देखकर मैनुअल नाइफ उठा लेता है और जैक को मारने के लिए निकल पड़ता है। जेनिफर उसे रोकती है। वह कहती है कि जैक केवल भूखा है और वह गॉगल्स वापस ले आएगी। मैनुअल गुस्से में उसे धक्का देकर आगे बढ़ना चाहता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और मैनुअल उसे जमीन पर दबोच लेता है। जेनिफर उसका विरोध करती है और उसे रुकने को कहती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका विरोध खत्म हो जाता है। इसी के बाद दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ जाता है। इस घटना के बाद जेनिफर तुरंत गिल्ट में आ जाती है। उसे डर था कि जैक उसकी आंखों से सब समझ जाएगा। मैनुअल कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वह चाहता है कि जेनिफर अब उसके साथ रहे। जेनिफर इसके लिए तैयार नहीं होती और उससे वादा लेती है कि वह जैक को कुछ नहीं बताएगा। मैनुअल वादा करता है, लेकिन साथ ही पहली बार कहता है कि वह जेनिफर से प्यार करता है। जैक रीफ से बड़ी फिश पकड़कर लौटता है। वह अपनी सफलता से बहुत खुश था और जेनिफर के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। जेनिफर उसे मैनुअल के गॉगल्स लेने के लिए डांटती है और बताती है कि मैनुअल उसे मारने निकल पड़ा था। जैक उसके जवाबों और घबराहट को ध्यान से देखता है। वह बार बार पूछता है कि मैनुअल ने उसके साथ क्या किया और जेनिफर ने उसे कैसे रोका। जेनिफर हर बार कहती है कि कुछ नहीं हुआ। जैक कुछ पल उसे देखता है और फिर सीधे समझ जाता है कि दोनों इंटीमेट हुए थे। जैक का गुस्सा अब पहले वाले शख्स से कहीं ज्यादा था। वह जेनिफर को इंसल्ट करता है, उससे पूछता है कि क्या अब वह मैनुअल के साथ रहने वाली है और आखिर में उसे अपने शेल्टर से निकल जाने को कह देता है। जेनिफर रोते हुए वहां से चली जाती है। मैनुअल उसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि अब उसे जैक की जरूरत नहीं है। कुछ समय तक जैक कैंप से गायब रहता है। जेनिफर
को चिंता होती है कि कहीं उसने अपने साथ कुछ न कर लिया हो, लेकिन मैनुअल चाहता था कि वह उसके बारे में सोचना बंद करे। दोनों खाली बीच पर डांस करते हैं और उस रात फिर एक साथ समय बिताते हैं। जैक वास्तव में हार मानकर नहीं गया था। वह आइलैंड के दूसरे हिस्से में डाइविंग कर रहा था। पानी के नीचे उसे वही डैमेज डिंगी मिलती है जो स्टॉर्म के बाद डूब गई थी। वह उसे किनारे तक खींच लाता है और अकेले रिपेयर करना शुरू कर देता है। कंस्ट्रक्शन का अनुभव होने की वजह से उसे स्ट्रक्चर और टूल्स की समझ थी। धीरे धीरे वह बोट के होल्स बंद करता है और उसके लिए एक सेल भी तैयार करता है। जेनिफर को बोट देखकर उम्मीद जगती है। वह जैक से पूछती है कि क्या वह सच में आइलैंड से निकल सकता है। जैक बताता है कि यॉट डूबते समय साउथ वेस्ट की तरफ जा रही थी, इसलिए उसे नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जाना होगा। वह अगले दिन निकलने की प्लानिंग करता है। जेनिफर कुछ पल के लिए उसके साथ वापस जाने की पॉसिबिलिटी सोचती है, लेकिन जैक उसे माफ करने के बदले फिजिकल रिलेशन की बात करता है। जेनिफर साफ मना कर देती है। जैक समझ जाता है कि वह मैनुअल को छोड़ने वाली नहीं है। रात में मैनुअल और जेनिफर समुद्र में स्विमिंग करने जाते हैं। जैक दूर से उन्हें देख रहा होता है। पानी में दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। इसी दौरान जेनिफर कहती है कि उन्हें जैक की बोट चुराकर आइलैंड से निकल जाना चाहिए। अगली सुबह जैक डाइविंग के लिए दूर जाता है। मैनुअल जेनिफर को जगाकर बताता है कि यही सही मौका है। दोनों कोकोनट्स और थोड़ा फूड बोट में रखते हैं। सेल तैयार थी और बोट पहली नजर में चलने लायक लग रही थी। जैसे ही वे बोट को पानी में धकेलते हैं, जैक दूर से उन्हें देख लेता है। वह दौड़ते हुए आता है, लेकिन दोनों उससे पहले निकल जाते हैं। जैक किनारे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा अजीब सी शांति थी। कुछ माइल्स आगे पहुंचने के बाद बोट के अंदर पानी भरने लगता है। मैनुअल नीचे देखता है तो समझ जाता है कि जैक ने बोट को जानबूझकर सिंक होने के लिए तैयार किया था। उसे पहले से अंदाजा था कि जेनिफर और मैनुअल उसे चुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन लीक बढ़ता जाता है। आखिर बोट पूरी तरह डूब जाती है और उन्हें वापस आइलैंड की तरफ तैरना पड़ता है। वे पहले ही माइल्स दूर आ चुके थे। जेनिफर मैनुअल से अलग हो जाती है और किसी तरह पहले बीच पर पहुंचती है। जैक वहां उसका इंतजार कर रहा था। वह पूछता है कि मैनुअल कहाँ है। जेनिफर कहती है कि रीफ के पास दोनों अलग हो गए थे। कुछ देर बाद मैनुअल भी थका हुआ पानी से बाहर आता है। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जैक इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह स्पीयर लेकर मैनुअल पर हमला कर देता है। मैनुअल पूरे दिन तैरने की वजह से जवाब नहीं दे पाता। जैक उसे घायल करता है और जेनिफर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैक का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने शरीर पर मिट्टी और पत्ते लगाकर आइलैंड में छिपने लायक रूप बना लेता है। वह जेनिफर को बांध देता है और उसके सामने उनकी शादी की बातें दोहराकर उसे डराता है। उसके लिए अब यह सर्वाइवल नहीं, रिवेंज बन चुका था। रात में मैनुअल किसी तरह उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वह अचानक जैक पर हमला करता है और जेनिफर को खोल देता है। दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर भागते हैं। इस लड़ाई में मैनुअल को गहरी चोट लगती है। अगली सुबह मैनुअल के घाव इन्फेक्टेड होने लगते हैं और उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। जेनिफर उसकी चोटों पर कपड़ा बांधती है। मैनुअल जानता था कि जैक फिर आएगा, इसलिए वह वेपन्स बनाने और छिपने की बात करता है। इसी समय कैरिबियन में मरिया दोबारा अपना वुडू रिचुअल करती है। वह मैनुअल की एफिजी को पकड़कर उस पर पिन्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रही थी। आइलैंड पर मैनुअल की हालत बिना किसी साफ वजह के और खराब होने लगती है। जेनिफर उसे सहारा देकर जंगल के अंदर ले जाती है। दोनों एक बड़े पेड़ की ऊंची ब्रांच पर छिप जाते हैं। नीचे जैक स्पीयर लेकर उन्हें ढूंढता हुआ पहुंचता है। वह मैनुअल को नीचे आने के लिए उकसाता है और कहता है कि अगर वह जेनिफर के लिए मरना चाहता है तो यही सही समय है। मैनुअल मुश्किल से ब्रांच पर खड़ा होता है। जैक उसकी तरफ स्पीयर फेंकता है। मैनुअल बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। वह पहले से कमजोर था और उठ नहीं पाता। जैक दूसरा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनिफर उसके ऊपर कूदकर उसे जमीन पर गिरा देती है। दोनों जैक के नाइफ के लिए संघर्ष करते हैं। जेनिफर नाइफ हासिल कर लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। जैक उसका हाथ रोक लेता है। पास पड़ा मैनुअल एक भारी पत्थर उठाता है ताकि जैक को रोक सके। उसी पल मरिया अपनी वूडू डॉल को एक नुकीले स्पाइक पर जोर से दबा देती है। मैनुअल के शरीर में अचानक तेज दर्द उठता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह पीछे की तरफ गिर जाता है। जमीन में जैक के बनाए हुए स्पीयर्स में से एक उसकी पीठ के आर पार चला जाता है। जैक कुछ दूरी पर पड़ा उसे देखता रहता है। इतने दिनों से चल रही उनकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद कहानी सीधे 1 साल आगे बढ़ती है। एक फैमिली अपनी यॉट लेकर उसी आइलैंड के पास रुकती है। उनके बच्चे बीच और जंगल देखने अंदर आते हैं। उन्हें वहां बनाई हुई हट दिखाई देती है। अंदर जेनिफर सो रही थी। अजनबियों को देखकर जेनिफर को पहले विश्वास ही नहीं होता कि सच में कोई उसे ढूंढ चुका है। वह बताती है कि वह शायद 1 साल या उससे भी ज्यादा समय से यहाँ है। वह उनसे यॉट एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन उस फैमिली ने इसके बारे में नहीं सुना था।
वे उसे शिप रेडियो से पता करने और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। निकलने से पहले वह उसका मेटल लाइटर भी चुपचाप अपने साथ रख लेती है। फैमिली उसे यॉट पर बैठा लेती है। बच्चे उसे कुकीज देते हैं और बाकी लोग उसे क्लोथ्स तथा पानी देते हैं। जेनिफर पहली बार इतने लंबे समय बाद सुरक्षित बोट पर बैठी थी। इसी दौरान जैक फिशिंग करके आइलैंड की तरफ लौटता है। दूर जाती यॉट देख जैक लगातार हाथ हिलाता है। जेनिफर कुछ पल उसकी तरफ देखती है, फिर बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुड़ जाती है। उसके पास जैक का लाइटर भी था, इसलिए अब जैक के लिए फायर जलाना पहले से कहीं मुश्किल होने वाला था। यॉट आइलैंड से दूर चली जाती है और जैक वहीं अकेला छूट जाता है। जेनिफर आखिरकार बच जाती है, जबकि जैक का आगे क्या होता है फिल्म इसे साफ नहीं बताती। इसी सीन के साथ सर्वाइवल आइलैंड की कहानी खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।